नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी में सीएम धामी ने किया निरीक्षण, काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। देहरादून में उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील स्थानों की विशेष निगरानी। 51 कुंतल फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर, जयकारों के साथ धामी पहुंचे बाबा की दूत। देहरादून में सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस वार्ता, कहा महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री ने जाना हालचाल, विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। हरिद्वार में अंडरपास के ऊपर हाईवे के बीच डंडे और पत्थर से वार कर साधु की हत्या, नेपाली मूल का आरोपी फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि इस बिल को पारित नहीं होने देने की सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को बता रही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा जनता के सामने झूठ का पुलिंदा परोसकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा कार्यालय में आयोजित हाल ही में हुई पत्रकार वार्ता को मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम देश की नारी को विश्वास दिलाते हैं, उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए आधी आबादी को उनका पूरा हक प्रदान करने का प्रयास किया, ताकि मातृशक्ति विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दे सके। जिस तरह विधेयक के सदन में गिरने पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने जश्न मनाया, उससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मातृशक्ति को हरा दिया हो, जबकि इतिहास साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं है। 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई चर्चा केवल कुछ विधायकों तक सीमित नहीं थी। ये देश की आधी आबादी को नीति निर्माण में समान अधिकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने इस ऐतिहासिक अवसर का भी विरोध किया। विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी, देश हित से ऊपर दलगत सोच को रखा। वहीं सत्ता दल आने वाले एक सप्ताह तक सड़क में उतरकर विपक्षी दलों का विरोध करती नजर आएगी। आपको दिखती ना, देखिए हमारे अभी भी जो है सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे इसमें विधानसभा में हैं, और पिछली बार भी सबसे ज्यादा थी। 15% भी नहीं है, और इसी प्रकार की बीजेपी की कांग्रेस नहीं, जहाँ भी महिलाएं देखिए, जहाँ भी अपना जहाँ पर भी उनका ये बनेगा कि वो चुनाव में खड़ी होना चाहती हैं, तो वहाँ पर हम लोग सब लोग हमेशा से जैसे महिलाओं को प्राथमिकता देते आए हैं, आगे भी महिलाओं को ही प्राथमिकता। देखिए, ऐसा है, हमें तो शुरू से ही पता रहता है कि ये महिला विरोधी मानसिकता का रहा है विपक्ष, और अगर हम महिलाओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं के भविष्य को खिलवाड़ ना करते हुए जो भी योजनाएं लानी चाहिए वो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। लेकिन इनके पेट में किस प्रकार का दर्द हुआ था कि ये अपने परिवार की महिलाओं से इतर किसी और हमारी कार्यकर्ताओं को क्यों महिलाओं की भूमिका में केंद्र में, सांसद में, सदन में बैठते नहीं देखना चाहते। बात समझ लीजिए, हम भी कार्यक्रम करेंगे, वो भी कार्यक्रम करेंगे। देश की जनता को मूर्ख समझने की जरूरत किसी को नहीं करनी चाहिए। देश की जनता बहुत सजग है, देश की जनता बहुत सुबुद्धि वाली है। देश की जनता को पता है किसने महिलाओं के साथ धोखा किया है, कौन बिल लाकर महिलाओं को कानून दे सकता था, कौन नहीं दे सकता था। सत्ता आपकी 2014 के बाद प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे थे। भाजपा पूरे प्रदेश भर में विपक्षी दलों का विरोध करने जा रही है।
भाजपा की महिला मोर्चा अब इस अधिनियम के खिलाफ विपक्षी दलों का सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। वहीं आपको बता दें कि महिला आरक्षण का बीते समय पहले सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। यही वजह है कि जहां एक ओर बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। उत्तराखंड जो राज्य बना ये महिलाओं की बदौलत बना है और उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस महिला विधेयक पे खाली नोटंकी कर रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनशील है और महिलाओं के प्रति उनको सम्मान है, तो पहले तो अपनी पार्टी के अंदर अपने पदों पर 50% महिलाओं को नियुक्त करें। अपने यहाँ लोकसभा की सीटों पर और अपने विधानसभा पूरे राज्यों में 50% महिलाओं को टिकट देना सुनिश्चित करें। तब जाके तो ये कहा जाएगा कि ये महिलाओं के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा है। केवल हल्ला मचाने से महिलाओं का भला होने वाला नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव में प्रतिभाग कराने की पक्षधर है। है वो पूरा देश जानता है। देश जानता है कि इन्हीं भाजपा की महिलाओं ने 2023 में अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने आकाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया है इसी महिला आरक्षण के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया, मोदी जी की जय जयकार, ये सब ऐसे पोस्टें हैं। ये मेरे पास पड़ी है पोस्टें, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये महेंद्र भट्ट की पोस्ट है, ये धन्यवाद कर रहे हैं इसमें महेंद्र भट्ट जी। ये आशा नौटियाल की पोस्ट है जो केदारनाथ से विधायक है। ये दीप्ति रावत भारद्वाज की पोस्ट है। ये सब पोस्टें 2023 की हैं। इसमें महिला आरक्षण बिल पास होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं ये सब नेता। तो फिर अब सड़कों पर तांडव किस बात का? अब ये कैकई विलाप किस बात का? क्योंकि यहाँ सियासी जमीन खो चुकी है भाजपा। चाहे अवैध खनन ले लीजिए, भर्ती घोटाले ले लीजिए, महिला दुष्कर्म ले लीजिए, कानून व्यवस्था ले लीजिए, स्कूल कॉलेजों की हालत देख लीजिए, अस्पताल की व्यवस्थाएं देख लीजिए, सड़कों में गड्ढे देख लीजिए, सोना चोरी मामला देख लीजिए, अनगिनत मामले हो गए हैं उत्तराखंड के। देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक था। लेकिन समूचे विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से इस अधिनियम के खिलाफ वोटिंग की गई, इस अधिनियम के खिलाफत की गई, उससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। महिलाएं उत्थान न करें, महिलाओं को के अपमान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। और इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने वोटिंग करके एक बहुत बड़ा महापाप किया है और इसको देश की महिलाएं और हमारे प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं कर सकती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समस्त मातृशक्ति में बड़ा जनाक्रोश है। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4 बार परिसीमन हुआ है। इसके लिए आयोग का गठन किया गया है। अब ये 5वीं बार होने जा रहा है। सबसे पहला परिसीमन 1952 में हुआ था। अंतिम परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था। दरअसल 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से साल 2001 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को झटका न लगे। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जहां एक ओर बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। साथ ही सूत्रों की माने तो धामी सरकार जल्द ही इसको लेकर विधानसभा का विशेष सत्र निंदा प्रस्ताव के हिसाब से लाने जा रही है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि आम जनता इसकी बारीकियों को कितना ध्यान से समझ पाएगी, या ये मुद्दा राजनीतिक समुद्र में जनता को गुमराह करने में काफी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां नजूल भूमि और दान की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां जमीनों के अधिकार को लेकर संघर्ष की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिहाद शब्द के इस्तेमाल ने विवाद को और बढ़ा दिया है। विधायक शिव अरोड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए केपी गंगवार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक को भी विषय समझना चाहिए। तंज कसते हुए कहा कि खुद को पढ़ा लिखा बताने से ज्ञान नहीं आता, बल्कि विषय की गहराई समझनी जरूरी होती है। 2015 में 57/2015 एक ग्रिड थी, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये आदेश हुए थे कि नजूल पर 14,157 लोग हैं जो अवैध हैं, इनको खाली कराया जाए। और अगर आप खाली कराने का समय मांग रहे हैं तो 3 महीने से लेके 1 साल तक का समय कोर्ट ने दिया था। और जब सरकार इसका पालन नहीं करा पाई थी तो उसके बाद दूसरा आदेश हुआ था। दूसरे आदेश में कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर को भी पार्टी बनाया था। साथ में उस समय जो तत्कालीन विधायक थे राजकुमार ठुकराल, पुत्र श्री खजान चंद ठुकराल, एमएलए रुद्रपुर को भी पार्टी बनाया था कि आप इस नजूल की जमीन का या तो सलूशन निकाल दें, या तो इसका कोई सलूशन दें, न वरना खाली कराकर कोर्ट आएंगे। ऐसा ना होने पर आपके खिलाफ कंडोम ऑफ कोर्ट होगी, ये बात कही गई। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने में सबसे बड़ा रोड़ा केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री की मंशा इसे लागू करने की नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण की नींव रखी थी और साल 2010 में भी इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सका। रुद्रपुर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वार्ड के पार्षद प्रवेश कुरैशी ने विधायक शिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है और वे जनता के मुद्दे से दूर हैं। पार्षद कुरैशी ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि विधायक ने उनके वार्ड में कोई ठोस विकास काम नहीं किया तो उसका सार्वजनिक सर्वे कराया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अब भी खराब है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। रोड कोई इन्होंने अपने मतलब इनकी निधि से थोड़ी बनी है। अजय भट्ट जी ने उसका जो है मतलब उद्घाटन करा था और वो रोड भी आप देख सकते हो जाके, रोड भी अभी से खसकने लगी। वो भी भ्रष्टाचार जो है इनका उजागर हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या कहोगे। अभी उन्होंने जो रोड बनाई है रिंग रोड भी एक ही बारिश में बह गई। जो साइड की जो उसकी जो लेयर होती है बनोगी, तो हमें क्या बताएंगे, हम पूछना भी नहीं चाहते उनसे। लेकिन हम उनसे सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बाहर आप कब आओगे, इस देश को बढ़ाने की बात आप कब करोगे, इस रुद्रपुर को बढ़ाने की बात कब करोगे। हम तो यही पूछते हैं उनसे बस। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र में स्टोन क्रशर स्थापना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की है। याचिकाकर्ता प्रेम सिंह पवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने जय भगवती स्टोन क्रशर को संयुक्त निरीक्षण के बाद अनुमति दी है, जबकि पर्यावरणीय मंजूरी अभी तक नहीं ली गई है। एक प्रेम सिंह पवार हैं, वो तहसील विकासनगर के निवासी हैं।
उन्होंने आज ये मुकदमा डाला था जय भगवती स्टोन क्रशर में के खिलाफ, जो कि एक गांव है विलेज कैंची वाला और तहसील विकास नगर में ही है वो। ये जनहित याचिका नहीं है। उनका ये कहना था कि साहब जहां पे ये परमिशन 5 मई 2025 को सरकार द्वारा दी गई है स्थापना के लिए स्टोन क्रशर के, उस एक ज़मीन में सह खातेदार वो भी हैं। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए कि स्वर्ण नदी पास है, इसके जॉइंट इंस्पेक्शन गलत से हुआ है। लेकिन उनका एक मुद्दा ये भी था कि साहब जिस खाते पे ये स्थापना होने जा रही है स्टोन क्रशर की, उसमें सह खातेदार वो हैं और उनसे कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर कोई कैसी भी तरह की आपत्ति जो उन्हें है वो उनसे नहीं कोई चिट्ठी पत्र लिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के विकासनगर तहसील में राज्य सरकार के द्वारा स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पर 1 सप्ताह के भीतर स्थिति से अवगत कराने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 अप्रैल की तारीख तय की है। आपको बता दें कि तहसील विकासनगर निवासी प्रेम सिंह पवार ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने विकासनगर में जय भगवती स्टोन क्रशर को एक संयुक्त निरीक्षण के बाद स्थापित करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने आगे ये भी कहा कि स्टोन क्रशर को लगाने की सहमति और संचालन की सहमति राज्य प्रदूषण बोर्ड से लेनी आवश्यक है, जो अभी तक नहीं ली गई। जहां पर यह लगाया जा रहा है उसके पास से सुवर्ण नदी बहती है, आबादी क्षेत्र है, कृषि भूमि को नुकसान हो सकता है, लिहाजा सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गर्मी के सीजन से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कई पिज्जा स्टोर्स पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और किचन की साफ सफाई, स्टोरेज तथा सामग्री की गुणवत्ता का विस्तृत निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि अभियान लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है ताकि किसी भी बासी या अस्वच्छ भोजन के कारण बीमारी ना हो सके। खाद्य सुरक्षा आयुक्त देहरादून महोदय के निर्देशों में तथा जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जगह जगह पे जो हमारे पिज्ज़ा वगैरह स्टोर हैं और खाद्य पदार्थ उनका निरीक्षण किया गया, जिससे कि आने वाले गर्मी के सीजन में उपभोक्ताओं को सही खाद्य पदार्थ मिल सके। जी सैम्पलिंग पिज्ज़ा का सैंपल लिया गया और जहाँ तक ये कहना है कि कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। हमारे 383 केस माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए शासन स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर सचिव मायावती ठकरियाल ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमांत क्षेत्रों में चल रहे किसी भी विकास काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी सरकार है उत्तराखंड सरकार में, इसमें जो भी काम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें प्रगति रिपोर्ट हमको देनी है। तो इसके लिए हमको अपर सचिवों को 2-2 ब्लॉक बांट रखे हैं, सभी को आवंटित हुआ है वहाँ से। तो उस ब्लॉक में जाकर हमको देखना है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए धनराशि भी जाती है, वो जनपद स्तर पर या नीचे ब्लॉक स्तर पर उसमें काम कितना हो रहा है। अब हम लोग ऊपर सोचते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन नीचे हो रहा है नहीं, ये भी देखने के लिए हम लोगों को भेजा गया है कि आप निरीक्षण करिए और देखिए। और मुख्य रूप से तो ये देखना है कि पब्लिक को कोई समस्या तो नहीं है। हम लोगों की योजनाएं तो चल रही हैं, क्योंकि उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि वो पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं हो पाती। लक्सर तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस के दौरान कुल 15 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिकायतें मुख्य रूप से राजस्व, विद्युत, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। हालांकि तहसील दिवस में पहुंचे कई शिकायतकर्ता कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। आयोजित हुआ था, इसमें अभी तक जो है 11 शिकायतें आई हैं, जिनका 3 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 6 शिकायतें जो संबंधित डिपार्टमेंट को निस्तारण के लिए प्रेषित कर दिए जाएंगे, जिसका जल्दी निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ज़्यादातर शिकायतें तो राजस्व विभाग से पैमाने से संबंधित भी है, जो संबंधित कानूनगो साहब लोगों को और संबंधित पटवारियों को जो है निर्देशित कर दिए गए हैं, जल्दी उसका निस्तारण कर लिया जाएगा। और साथ में नगर पालिका हुआ, BDO साहब हुए या फिर आपका UPCL हुआ, तो इनसे भी जो है शिकायतें आई थी, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। अब ये वाला मैटर आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया अभी, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है।
तो इसका जो है निरीक्षण करवा के, जांच करवा के जो है जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी कर दी जाएगी। नैनीताल रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बीते दिन रोडवेज बस की चपेट में आने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है। आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि काठगोदाम से हल्द्वानी तक भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और नो एंट्री के बावजूद कई वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। कल एक परिवहन निगम की बस थी रुद्रपुर डिपो की, जिससे जो है एक बच्ची उसकी चपेट में आने से उसकी आकस्मिक मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कल घटना के तुरंत उपरांत हमारी टीम मौके पर गई और उसका निरीक्षण भी किया। उसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई है रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा रही है, जिसके माध्यम से जो सड़क दुर्घटना राहत निधि से जो अनुमन्य सहायता राशि है वो उसको उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का